नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के टॉपिक में हमने बात करते हैं सोयल साइंस या मृदा विज्ञान में जो अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है या लवणीय मृदा है, तो उसके बारे में। मृदा विज्ञान के अंदर अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा के बारे में। अम्लीय मृदा क्या होती है? जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वह मृदा क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वह कौन सी मृदा कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। जिनका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अब अम्लीय मृदा का निर्माण होता कैसे? तो ये देखते हैं। तो H+ आयन होते हैं, जो H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन। तो H+ आयन और एल्यूमिनियम आयनों के द्वारा जो OH आयन है उनका क्या कर दिया जाता है? विस्थापन कर दिया जाता है। विस्थापन करने से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। H+ आयन व एल्यूमिनियम आयनों के द्वारा क्या किया जाता है? OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों का विस्थापन करने पर कौन सी मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अब जो अम्लीय मृदा है उसमें जो H+ आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरस या लोहा और मैग्नीज आयनों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। कौन कौन से आयन? H+, एल्यूमिनियम, फेरस और मैग्नीज आयन क्या पाए जाते हैं? अम्लीय मृदा में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अम्लीय मृदा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो अल्प अम्लीय, जैसे अल्प अम्लीय। अल्प अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6 से 6.5 होता है या 7 के करीब होता है, जो यानी कि कम अम्लीय होती है या अल्प अम्लीय होती है। मध्य अम्लीय, मध्य अम्लीय मृदा। मध्य अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 5 से 6.5 के मध्य होता है, मध्य अम्लीय। और जो अति अम्लीय होती है यानी कि बहुत अधिक अम्लीय होती है, उनका पीएच मान कितना होता है? 4 से कम होता है। कितना होता है? 4 से कम होता है। और जो अपने पित्त मृदा होती है, पित्त मृदा होती है, उसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और इसका जो पीएच मान होता है वो 3.5 से 4.5 के मध्य होता है, यानी कि बहुत कम होता है इसका पीएच मान पित्त मृदा का। तो ये भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि पित्त मृदा का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 4.5 के मध्य होता है। और जो कैट क्ले होती है, कैट क्ले, कैट क्ले का पीएच मान कितना होता है? 3.7 होता है। कैट क्ले का पीएच मान कितना होता है? 3.7। और जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, सल्फ्यूरिक आयन होते हैं, जो उनकी अधिकता से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? कैट क्ले मृदा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अपने अम्लीय मृदा का निर्माण होता कैसे है। अम्लीय मृदा है तो उसका निर्माण कैसे होता है? तो अम्लीय मृदा होता है जो होती है उसका एक सबसे मूल जो कारण है वो होता है पैक्टिक पदार्थ के द्वारा, यानी कि जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, पैक्टिक पदार्थ। तो अम्लीय मृदा होती है उनका निर्माण होता है जो ग्रेनाइट की चट्टान होती है। जैसे ग्रेनाइट के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ग्रेनाइट की चट्टान से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। और क्या होता है? अधिक वर्षा, अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहां पे किस मृदा का निर्माण होता है? तो अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। और जहाँ पे वर्षा कम होती है वहां पे क्षारीय मृदा का निर्माण होता है।
और अम्लीय उर्वरकों के अधिक उपयोग से, अम्लीय उर्वरकों के उपयोग से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अम्लीय मृदा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है कौन सी मृदा कहलाती है? अम्लीय मृदा कहलाती है। और इसमें H+ आयन एल्यूमिनियम आयनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? OH आयनों का विस्थापन, यानी कि उसे विस्थापित कर दिया जाता है या उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसका विस्थापन कर दिया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम और H+ आयनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। और कौन सी मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अम्लीय मृदा के अंदर H+ आयन, एल्यूमिनियम आयन, फेरस और मैग्नीज आयनों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। अम्लीय मृदा होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो अलग अम्लीय जिनका पीएच मान 6 से 6.5 होता है, मध्यम अम्लीय जिनका पीएच मान 5 से 6.5 होता है, और एक होती है अति अम्लीय या सबसे अधिक अम्लीय मृदा होती है जिनका पीएच मान कितना होता है? 4 से कम होता है। अब होती है जो पित्त मृदा का पीएच मान होता है 3.5 से 4.5 के मध्य होता है, और जो कैटकरी मृदा है उसका पीएच मान 3.7 होता है। और जो पित्त मृदा है उसमें क्या पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जो कैटकरी अपने उसमें सल्फेट आयनों की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं अपने अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं। तो जो सबसे अधिक अम्लीय होता है वह होता है एनहाइड्रस अमोनिया या अमोनियम एनहाइड्राइड। सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा होता है? एनहाइड्रस अमोनिया या अमोनियम एनहाइड्राइड जो होता है वो सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक माना जाता है। अम्लीय उर्वरक एक होता है अमोनियम एनहाइड्राइड या एनहाइड्रस अमोनियम, अमोनियम एनहाइड्राइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डीएपी, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट। सबसे अधिक अम्लीय अमोनियम एनहाइड्रस, उससे कम अमोनियम क्लोराइड, उससे कम अमोनियम सल्फेट, उससे कम होती है यूरिया, फिर डीएपी और फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो इनका है जो करण होता है इसका अमोनियम अम्लीय उर्वरकों का। अब एक होता है अम्लीय तुल्यांक। अम्लीय तुल्यांक, अम्लीय तुल्यांक क्या होता है? जैसे जो अम्लीय मृदा है, जैसे अपने अम्लीय मृदा में क्या करते हैं? अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करते हैं। अब जो अपने अम्लीय उर्वरकों का उपयोग किया है तो उससे कौन सी मृदा का निर्माण होगा? अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। अब अम्लीय मृदा को अगर अपने उदासीन या जैसे अपने उदासीन, इसका मान उदासीन करने के लिए जितनी मात्रा अपने कैल्शियम कार्बोनेट की डालते हैं तो वह क्या कहलाता है? उसका अम्लीय तुल्यांक कहलाता है। जैसे अपने मान लीजिए अपने अमोनियम एनहाइड्राइड है, इसका यूज किया अपने मृदा के अंदर 100 kg, 100 kg इसका यूज किया अपने अमोनियम एनहाइड्राइड, ये अपने मृदा है, इसमें हमने क्या डाल दी?
100 kg अमोनियम एनहाइड्रेट डाल दी। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय प्रकृति होगी मृदा की। अब इसको क्या करते हैं, हमने इसको करना है उदासीन प्रकृति में लाना है। अम्लीय मृदा को क्या करना है, आपने उदासीन प्रकृति में लाना है। तो उदासीन प्रकृति में लाने के लिए इसमें जितनी मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की डाली जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, अम्लीय तुल्यांक कहलाता है, अम्लीय तुल्यांक कहलाता है। अब एनहाइड्रस अमोनिया है, अमोनियम एनहाइड्रेट या एनहाइड्रस अमोनिया है, तो उसका जो अम्लीय तुल्यांक कितना होता है 148 kg, यानी कि अपने 100 kg अगर एनहाइड्रस अमोनिया का उपयोग करते हैं मृदा में तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा यूज करनी पड़ेगी इसको उदासीन करने के लिए, तो 148 kg है जो, तो 148 kg कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करना पड़ेगा इसको उदासीन प्रकृति में लाने के लिए। तो वैसे ही जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड अगर 100 kg यूज करते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 128 kg यूज करना पड़ेगा। अमोनियम सल्फेट में 110 kg जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका यूज करते हैं, या अमोनियम सल्फेट का अम्लीय तुल्यांक कितना होता है 110 kg होता है। यह क्वेश्चन है जो सुपरवाइजर में जो लास्ट एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि अमोनियम सल्फेट का अम्लीय तुल्यांक कितना होता है, तो 110 kg होता है। अब बात करते हैं हमने यूरिया, तो यूरिया क्या है, यूरिया भी एक कौन सा उर्वरक है, अम्लीय उर्वरक है। यूरिया भी क्या है, एक अम्लीय उर्वरक है। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है या इसका सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। इसमें क्या होती है, 2 अमीन पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है, 2 अमीन पाई जाती है। कार्बन, ये कार्बनिक उर्वरक भी होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। यूरिया क्या है, कार्बनिक उर्वरक भी है। कार्बनिक उर्वरक कौन सा है, यूरिया है जो कार्बनिक उर्वरक है क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है और 2 क्या पाए जाते हैं, इसमें अमीन ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये यूरिया है उसका जो अम्लीय तुल्यांक कितना होता है, तो उसका अम्लीय तुल्यांक 80 kg होता है। अगर अपने 100 kg यूरिया डालते हैं तो उसको अम्लीय मृदा हो गई, जो उसको उदासीन करने के लिए 80 kg यूरिया 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, तो जिससे क्या आ जाएगी, मृदा उदासीन प्रकृति में आ जाएगी। अब बात करते हैं हमने डीएपी की, तो डीएपी का अम्लीय तुल्यांक कितना होता है, तो 70 kg क्या होता है डीएपी का अम्लीय तुल्यांक होता है। और जो अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम नाइट्रेट है इसका 60 kg क्या होता है, अम्लीय तुल्यांक होता है। तो ये आपने अम्लीय उर्वरक और ये हो गए उसके अम्लीय तुल्यांक। तो आपको याद ही हो गया होगा अम्लीय तुल्यांक में सबसे ज्यादा जो अम्लीय उर्वरक है वह कौन सा होता है, अमोनियम एनहाइड्रेट होता है। इसका अम्लीय तुल्यांक 148 kg होता है। अमोनियम क्लोराइड का 128 kg होता है। अमोनियम सल्फेट का 110 kg होता है। यूरिया का जो अम्लीय तुल्यांक है वो कितना होता है, 80 kg होता है। डीएपी का अम्लीय तुल्यांक 70 kg होता है और अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम नाइट्रेट का 60 kg होता है। अब जो मृदा है, मृदा के अंदर अपने जो यार नर्सरी है, नर्सरी में जो मृदा होती है उसमें उसको जो निर्जमीकृत है, निर्जमीकृत करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फार्मेलिन का यूज क्या किया जाता है। नर्सरी या पॉली हाउस होते हैं उनको निर्जमीकृत करने के लिए किया जाता है। निर्जमीकृत करने के लिए या मृदा को निर्जमीकृत करने के लिए इसका यूज किया जाता है, फार्मेलिन का यूज किया जाता है। फार्मेलिन का उपयोग किया जाता है। इसकी कितनी मात्रा यूज की जाती है, 1 लीटर प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर क्या की जाती है, इसकी मात्रा का उपयोग किया जाता है।
तो नर्सरी है या अपने नर्सरी लगाते हैं या पोली हाउस लगाते हैं या कोई प्लांट लगाते हैं, तो उसमें जो बीज मृदा उपचार करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो फॉर्मेलिन के द्वारा मृदा का उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं अपने अम्लीयता के प्रकार की। तो जो अम्लीय मृदा होती है उसमें अम्लीयता होती है, अम्लीयता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सक्रिय अम्लता, सक्रिय अम्लता, और दूसरी होती है संचित अम्लता, संचित अम्लता। तो सक्रिय अम्लता क्या होती है, जो मृदा है उसमें जो H+ आयन है मृदा में हाइड्रोजन आयन मृदा विलयन में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ऐसी अम्लता क्या कहलाती है, सक्रिय अम्लता कहलाती है। मृदा में जो H+ आयन है वो क्या होते हैं, मृदा विलयन में घुलनशील होते हैं, तो ऐसी अम्लता सक्रिय अम्लता कहलाती है। संचित अम्लता किसे कहते हैं, जो मृदा है मृदा में जो H+ आयन है वो क्या होते हैं, मृदा कणों के साथ बंधे रहते हैं, मृदा कणों के साथ बंधे रहते हैं। यह क्या है, मृदा विलयन में घुलनशील नहीं होते, तो ऐसी अम्लता क्या कहलाती है, संचित अम्लता कहलाती है। संचित का अर्थ ही क्या है कि जो कण होते हैं ये है मृदा विलयन। अब इसमें क्या आपने मृदा डाल दी, क्या डाल दी इसमें, मृदा डाल दी, और मृदा में जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी, मृदा विलयन में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। अम्लता है जो किसमें आ जाएगी, मृदा विलयन के अंदर आ जाएगी। तो ऐसी अम्लता को क्या कहते हैं, हमने सक्रिय अम्लता कहते हैं, सक्रिय अम्लता कहते हैं। अब दूसरी संचित अम्लता क्या होती है, अब ये मृदा विलयन है, इसमें अपने मृदा डाल दी। अब ये जो मृदा डाल दी तो इसमें जो अम्लता है वो क्या है, मृदा विलयन में नहीं आएगी, यानी कि ये जो अम्लता है वो ये उसके कणों में क्या होती है, बंधी रहती है। ये जो उसके मृदा के कण है वो इस अम्लता को क्या नहीं करते, नहीं छोड़ते, और यह क्या मृदा विलयन में अघुलनशील होती है। तो ऐसी अम्लता क्या कहलाती है, संचित अम्लता कहलाती है। ये है जो मूल पदार्थ होते हैं उसमें ही क्या होती है, यानी कणों के साथ बंधी रहती है अम्लता। ऐसी अम्लता क्या कहलाती है, संचित अम्लता कहलाती है, संचित अम्लता कहलाती है। तो ये होगी मृदा अम्लता के प्रकार। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा के बारे में। तो लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या होती है, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा जिनका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। कौन सी मृदा होती है, लवणीय और क्षारीय मृदा होती है। अब बात करते हैं अपने क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा क्या होती है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, वह कौन सी मृदा कहलाती है,
क्षारीय मृदा कहलाती है। और क्षारीय मृदा का जो सुधार है किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम के द्वारा किया जाता है। यानी इसका मृदा सुधार क्या है? जिप्सम होता है। अम्लीय मृदा का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? चूने के द्वारा किया जाता है। और क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? यहाँ पे वर्षा कम होती है, जैसे कि अपने राजस्थान है जो रेतीली मृदा है, वह कौन सी मृदा होती है? तो वह क्षारीय मृदा होती है, जिसमें जिप्सम की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और इसका सुधार किसके द्वारा किया जाता है? तो जिप्सम के द्वारा किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। इसके द्वारा क्या किया जाता है? क्षारीय मृदा का सुधार किया जाता है। अब आती है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा क्या आती है? जिसका pH मान कितना होता है? जिसका pH मान 7 से अधिक होता है या 7 से 8.5 के मध्य होता है, वह कौन सी मृदा कहलाती है? लवणीय मृदा कहलाती है। इसका जो सुधार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सुधार की यांत्रिक विधि है। कौन सी विधि? यांत्रिक विधि के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी है? खुरचना। खुरचना कैसे? जैसे कि अपने ये मृदा है, इस पे क्या है? लवण इकट्ठे हो रखे हैं, ये क्या हो गई? लवणों की परत हो गई। तो इसको क्या करते हैं? ऊपर से फावड़े या खुरपी की सहायता से हटा के इसको एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और इसे खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। यही जो क्या है? लवणीय मृदा की सुधारक के रूप में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। इसको जो अपने ऊपर से जो लवण है उसको क्या कर दिया जाता है? यांत्रिक विधि द्वारा हटाकर खेत से निष्कासित कर दिया जाता है। अब आप बनाइए, एक टेबल बना लीजिए। इसमें अपने बात करते हैं लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा, इसमें क्या होता है? क्लोरीन और सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्षारीय मृदा, इसमें कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट क्या होता है? अधिक पाया जाता है। और लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा। तो लवणीय क्षारीय मृदा में क्या होता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। लवणीय क्षारीय मृदा कौन कौन सी होगी? लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो ये जो कण होते हैं, जो क्लोरीन और सोडियम, इससे क्या हो जाता है? लवणीय मृदा का जो कलर है वो कौन सा हो जाता है? सफेद हो जाता है, या मृदा का रंग क्या होता है? सफेद हो जाता है। और इससे जो क्षारीय मृदा है उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। और लवणीय क्षारीय मृदा का कलर कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। अब इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक तो था हिलगार्ड और एक था गोदराइज। ये दोनों वैज्ञानिकों ने इन मृदाओं को क्या किया? अलग अलग नाम दिए। जैसे लवणीय मृदा को जो अपने हिलगार्ड है, इसने क्या नाम दिया था? सफेद ऊसर बताया था, सफेद ऊसर कहा। हिलगार्ड ने जो लवणीय मृदा उसे क्या नाम दिया? सफेद ऊसर। क्षारीय मृदा को नाम दिया काली ऊसर। और जो अपने लवणीय क्षारीय मृदा उसे क्या नाम दिया? भूरी ऊसर।
अब जो गोदरेज वैज्ञानिक था उसने जो लवणीय मृदा को क्या नाम दिया था? सोलन चाक कहा। सोलन चाक। क्षारीय मृदा को सोलोनेटेज कहा। सोलोनेटेज। और जो अपने लवणीय क्षारीय मृदा को इसे क्या कहा? सोलोडाई कहा। ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा है इनका क्या किया? नामांकन किया, जिसमें हिलगार्ड ने जो लवणीय मृदा उसे सफेद ऊसर बताया, क्षारीय मृदा को काली ऊसर और लवणीय क्षारीय को भूरी ऊसर बताया। और गोदरेज वैज्ञानिक था उसने क्या किया? जो लवणीय मृदा उसे सोलन चाक, क्षारीय को सोलोनेटेज और लवणीय क्षारीय को सोलोडाई बताया। अब बात करते हैं हमने मृदा में जो सोडियम विनिमयशील होता है या इसकी विद्युत चालकता और इसके पीएच के बारे में। कौन सी मृदा की? लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय और क्षारीय मृदा के बारे में। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। यहाँ पे लिखते हैं अपने लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। यहाँ पे अपने बात करते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता है इसका मात्रक क्या होता है? डेसी साइमन होता है, ऐसे बोलते हैं डेसी साइमन। विद्युत चालकता का मात्रक ईसी। विद्युत चालकता इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? डेसी साइमन होता है। और यहाँ पे पीएच और सोडियम विनिमयशील की मात्रा, सोडियम विनिमयशील की प्रतिशत मात्रा। तो जो लवणीय मृदा है उसमें उसकी जो विद्युत चालकता क्या होती है? 4 डेसी साइमन से क्या होती है? अधिक होती है। कितनी होती है? 4 डेसी साइमन से अधिक होती है किसकी? लवणीय मृदा की। और लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5 से कम होता है। लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.5 से कम होता है। और जो सोडियम विनिमयशील की मात्रा है लवणीय मृदा में वो क्या होती है? 15 से कम होती है। सोडियम विनिमयशील की मात्रा 15 से कम होती है। अब बात करते हैं क्षारीय मृदा की। तो क्षारीय मृदा में क्या होता है? 4 डेसी साइमन से इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? कम होती है। और क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है 8.5 से अधिक होता है। और जो यह सोडियम विनिमयशील की मात्रा यह भी क्या होती है? 15 से अधिक होती है। अब बात करते हैं लवणीय क्षारीय मृदा की। तो लवणीय क्षारीय मृदा में तीनों ही ये क्या होती है? अधिक होती है। विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन से अधिक, पीएच मान 8.5 से अधिक और सोडियम विनिमयशील की मात्रा 15 से अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लवणीय मृदा में ये पहला अधिक हो गया, विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन से अधिक हो गई, पीएच मान और सोडियम विनिमयशील की मात्रा दोनों क्या हो गई? कम हो गई। ये जो जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ का अंक क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कि 8.5 से कम। ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा और इधर छोटा। यानी कि ठीक है 4 डेसी साइमन से अधिक। ठीक है, 4 डेसी साइमन से अधिक, 8.5 से कम, 8.5 से कम।
15 से कम। ठीक है, तो ये चिन्ह का भी अपने ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये चिन्ह ऐसे ही आ जाता है कई बार जो एग्जाम होते हैं उनमें। तो लवणीय मृदा में 4 डेसिबल से अधिक होती है विद्युत चालकता और पीएच मान 8.5 से कम, सोडियम यूरेशियम की मात्रा 15 से कम होती है। इस क्षारीय मृदा में जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसिबल से कम होती है, 8.5 से अधिक होता है और पीएच और सोडियम यूरेशियम की मात्रा 15 से अधिक होती है। लवणीय क्षारीय मृदा में तीनों ही चीजें जो कि आती है अधिक होती है। इसमें 8.5 से अधिक पीएच होता है, 15 से अधिक सोडियम यूरेशियम की मात्रा होती है और 4 डेसिबल से अधिक विद्युत चालकता होती है। डेसिबल क्या होता है? विद्युत चालकता का मात्रक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो ये हो गया अपना लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय। सुधार आपको बता ही दिया, जो अम्लीय मृदा है उसका सुधार चुनने के द्वारा किया जाता है। जैसे अपने चुनने इसकी अपने क्या होती है, रिएक्शन होती है अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा में चुनने का शब्द होता है CaO। यह जब जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो यह क्या बनाता है, CaOH2 बनाता है, संतुलित हो गया ये। अब यह क्या करता है, आगे CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, CaHO2 प्लस CO2। CO2 के साथ अभिक्रिया क्या करके क्या बनाता है, यह CaCO3। यहाँ चला गया, यहाँ पे कितने बच गए, 3 बच गए, क्या हो गया, OH2। ये अपनी अभिक्रिया होती है चुनने के अंदर। और इसके बाद जैसे ये क्या है, अपने अम्लीय मृदा है, ये मृदा है, इसमें क्या है, H+ आयन है, इसमें मृदा के ऊपर इकट्ठे होते हैं। तो उसके साथ हमें अगर अभिक्रिया करवाते हैं CaCO3 की, तो जो मृदा है उसमें कैल्शियम है जो मृदा कणों के ऊपर आ जाएगा, और जो H2 है वह किसके साथ चली जाएगी, CO3 के साथ। CO3 एक यहाँ से ऑक्सीजन है वो क्या बना देगा, जल का अणु बना देगा, और CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। एक H2O बन गया और CO2, ये संतुलित हो गई अपनी मृदा थी। H+ आयन थे, H+ आयन एक और एक 2 और एक ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, H2O बन गया, और बच गई क्या, CO2 क्या हो गई, निष्कासित हो गई या मृदा के अंदर चली गई, और जो ये कैल्शियम बचा है यह क्या हो गया, मृदा के ऊपर इकट्ठा हो गया। इससे क्या हो गया, मृदा उदासीन हो गई। और एक अगर अपने सीधे इससे भी करते हैं तो भी मृदा होती है उदासीन होती है। दोनों रिएक्शनों में यह क्या करता है, मृदा को उदासीन करता है। जैसे ये अपने अम्लीय मृदा है, इसके साथ अपने क्रिया करेगी CaHO2 की, तो इससे क्या हो गया, Ca क्या हो गया, मृदा कणों के ऊपर आ गया, कैल्शियम क्या हो गया, मृदा कणों पर इकट्ठा हो गया, और यहाँ पे क्या निकल गई, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन और 2 क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि 2 किसके अणु निकल गए, H2 के अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ये दोनों रिएक्शनों में क्या होता है, अपने जो मृदा है वह क्या होगी, उदासीन हो जाती है। ये इसकी रिएक्शन है। अम्लीय मृदा में किसका यूज किया जाता है, चूने का उपयोग किया जाता है इसको उदासीन करने के लिए। चूने का फॉर्मूला होता है CaO क्या करता है, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो CaHO2 बनाता है। CaHO2 जब अम्लीय मृदा है उसके साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से जो ये कैल्शियम है वह मृदा पर संचित हो जाता है, और ये जो OH है ये H+ के साथ मिलकर क्या करता है, जल कणों का निर्माण करता है, और अम्लीय मृदा क्या होती है, उदासीन हो जाती है। वैसे ये कुछ अणु जो होते हैं इसमें CaOH2 के, वो CO मृदा के अंदर जो CO2 होती है उसके साथ अभिक्रिया करके
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाती हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या करता है, मृदा के साथ अभिक्रिया करता है, और जो यहाँ से कैल्शियम है वह क्या होता है, मृदा पर संचित हो जाता है, और एक जल अणु का निर्माण होता है यहाँ से H+, और एक यहाँ से ऑक्सीजन मिलके एक जल अणु बन गया, और बच गई CO2। तो CO2 क्या हो जाती है, बाहर निष्कासित हो जाती है। ये हो गया हमने मृदा सुधारक कौन सा चुना। अब बात करते हैं हमने जिप्सम की। और एक ये जो अपने क्षारीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा का मान कितना होता है, pH 8.5 से 10 तक होता है। 8.5 से 10 तक इसका मान होता है क्षारीय मृदा का। और लवणीय क्षारीय उसका कितना होता है, 8.5 से 14 तक हो सकता है। वैसे 8 से अधिक अगर एग्जैक्ट पूछे तो 8.5 से 10, 8.5 से 14, तो इसका लवणीय मृदा का 8.5 से कम। और सामान्य मृदा कितना होता है, 4 से 10 तक होता है pH मान सामान्य मृदा का। और जो अब बात करते हैं हमने इसकी, अब अपनी बात करते हैं जो लवणीय मृदा है उसमें जिप्सम और पायराइट का उपयोग किया जाता है। जिप्सम और पायराइट का उपयोग किया जाता है। ये है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 2H2O। यह क्या करता है, क्षारीय मृदा सुधारक होता है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे मृदा है, क्षारीय मृदा में जो सोडियम आयन क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ CaSO4 क्या करता है, अभिक्रिया करता है। CaSO4 अभिक्रिया करके जो मृदा है उस पे कौन से आ जाते हैं, कैल्शियम आयन आ जाते हैं मृदा पर, और बाकी क्या बचा अपने, सल्फेट बचा। तो सल्फेट क्या हो गया, सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है। ये अभिक्रिया किसमें होती है, क्षारीय मृदा में होती है, जिसमें जिप्सम का यूज किया जाता है मृदा सुधारक के रूप में। तो इसमें जो सोडियम होते हैं वो सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बाहर निकल जाता है, और मृदा पर जो कैल्शियम के आयन वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं आगे। जो अपने लवणीय, क्षारीय और अब ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, 29.2% कैल्शियम की मात्रा होती है। और सल्फेट कितना होता है, इसमें 18.6 आता है। क्षारीय मृदा के सुधारक के रूप में सबसे बेस्ट जो होता है वो जिप्सम होता है, जिसका उपयोग किया जाता है। और एक होता है पायराइट, जिप्सम और पायराइट का यूज किया जाता है। पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2। पायराइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeS2। तो इसका उपयोग भी किसमें किया जाता है, क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में किया जाता है। इसमें जो सल्फर होती है वह कितनी होती है, 53.5% क्या पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है। इसमें पायराइट में। और यह जो होता है अपने राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में जो खनिज पदार्थ है उसके रूप में निकाला जाता है। और इसमें फेरस कितना होता है, 46.5% क्या पाया जाता है, फेरस या
सहनशील फसलें होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लवणीय, क्षारीय, सहनशील फसलें। कौन कौन सी होती है? एक होती है उच्च लवणीय सहनशील, एक होती है मध्य लवणीय सहनशील, मध्य लवणीय सहनशील, एक होती है कम लवणीय सहनशील। अब उच्च लवणीय सहनशील में कौन कौन सी आती हैं? जैसे बेंचा हो गया, जो हो गया, पालक हो गया, चुकंदर, मूली, शलजम, तो ये कौन सी होती है? उच्च लवणीय सहनशील फसलें होती हैं। जौ हो गया, पालक हो गया, चुकंदर, मूली, शलजम, ठीक है। मध्य लवणीय इसमें आ जाएगा जैसे सरसों हो गया, सरसों, मूंग, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी जिसको होती है ये किसमें आती है? मध्य लवण सहनशील में आ जाती है। और जो सबसे कम लवणीय सहनशील होती है तो वो होती है ग्वार की जो क्रॉप होती है तो क्या होती है? सबसे कम लवणीय सहनशील फसल होती है। इसके बाद आती है अम्ल सहनशील। अम्ल सहनशील होती है वो कौन सी होती है? सर्वाधिक अम्ल सहनशील कौन सी होती है? राई और घास होती है, जो है सबसे अधिक लवणशील फसलें कहलाती है। और जो कम अम्ल सहनशील होती है, सर्वाधिक अम्ल सहनशील कौन सी होती है? राई और घास होती है। और कम अम्ल सहनशील गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जो हो गया, जो सारी बचती है वो किसमें आती है? कम अम्ल सहनशील फसलें कहलाती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो लवण सहनशील किस्में होती हैं उनके बारे में। लवण सहनशील किस्में कौन कौन सी होती है? लवण सहनशील किस्में, तो लवण सहनशील किस्में होती है। पहले हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के खारचिया कैसे क्या कैसे बोला जाता है? खारचिया कैसे, राज 30-70, RL 19, ठीक है। कल्याण सोना, कल्याण सोना, तो ये क्या है? अपने गेहूं की जो सबसे बेस्ट है वो कौन सी होती है? A65 या R65 और राज 30-70। अब बात करते हैं अपने जौ की। जौ की जो होती है सबसे उपयुक्त जो होती है वो होती है, एक होती है RD 103 और एक होती है बिलारा 2। तो ये दोनों ही इंपोर्टेंट वैरायटी है जो कि आती है उच्च लवण सहनशील होती है।
करते हैं अपने दान की। तो दान की कौन कौन सी होती है? दान की होती है लोनीश्री। लोनीश्री दान की जो वैरायटी है वह क्या आती है? उच्च लवण सहनशील होती है। और दूसरी कौन सी होती है? IR-8 जो वैरायटी है वह कौन सी होती है? उच्च लवणशील सहनशील होती है। अलसी की होती है त्रिवेणी। त्रिवेणी है जो वो क्या होती है? उच्च लवण सहनशील होती है। तरबूज की शुगर बेबी जो किस्म होती है, शुगर बेबी। और दुर्गापुरा केसर, दुर्गापुरा केसर और शुगर बेबी। तो ये अपने जो इम्पोर्टेंट किस्में थी जो क्या थी? उच्च लवण सहनशील किस्में हैं। जो जैसे गेहूं की कौन सी है? खारची 65, राज 30-70, RL-19, कल्याण 16। ठीक है, तो ये उच्च लवणशील है जो की है RD-103 और बिलाड़ा 2 या BL-2 भी बोलते हैं इसको। दान की है लोनीश्री और IR-8, अलसी की है त्रिवेणी और तरबूज की है शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर। अब बात करते हैं अपने जो मृदा होती है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के रेशो या उसके अनुपात की। और सामान्य मृदा होती है उसमें उसका है जो कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है? 10:1 से 12:1 होता है। 10:1 से 12:1 होता है। CN रेशियो या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो सामान्य मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1 से 12:1 होता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1 से 12:1 होता है। अब बात करते हैं अपने ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस जैसे अपने कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ के गलने या सड़ने से जो भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या होती है? ह्यूमस होती है। ह्यूमस का CN रेशियो कितना होता है? ह्यूमस का CN रेशियो 10:1 होता है। ये अनुपात का जो रेशियो है, जैसे 10 kg अगर कार्बन होगी तो उसमें 1 kg क्या होगी? उसमें नाइट्रोजन उपस्थित होगी। सामान्य मात्रा में जैसे 10 kg कार्बन है तो उसमें नाइट्रोजन कितनी होगी? 1 kg होगी। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों का CN रेशियो कितना होता है? 4:1 से 9:1 होता है। 4:1 से 9:1 होता है। अब जो गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद, उसका CN रेशियो कितना होता है? 20:1 होता है। गोबर की खाद का जो CN रेशियो कितना होता है? 20:1 होता है। अब जो सामान्य मृदा होती है, जो अपने भारत की जो सामान्य मृदा है, सामान्य मृदा, उसमें जो कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? सामान्य मृदा में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.5% क्या पाई जाती है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सामान्य मृदा में कार्बन की मात्रा 0.5% पाई जाती है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं जो मृदा होती है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता,
इनकी अम्लीय, क्षारीय और सामान्य मृदा है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्रियाशीलता किस प्रकार होती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। तो जो अपने सामान्य मृदा है, सामान्य मृदा, उसमें अगर संख्या के आधार पर अपने बात करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उनकी संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर जो सामान्य मृदा है उसमें क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, सबसे अधिक। उसके बाद एक्टिनोमाइसीट, ठीक है, पहले जीवाणु, उसके सबसे ज्यादा होते जीवाणु, उससे कम क्या होते हैं एक्टिनोमाइसीट, उससे कम कवक, और इससे कम होते हैं शैवाल। संख्या के आधार पर ये क्या है, सामान्य मृदा की क्रियाशीलता। तो सामान्य मृदा है उसमें संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा, यानी कि संख्या में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जीवाणु। एक क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संख्या के आधार पर, भार के आधार पर जो सूक्ष्म जीवों का क्रम है वो किस, उसको व्यवस्थित कीजिए या उसको चुनिए। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का क्रम क्या है, संख्या के आधार पर सामान्य, क्योंकि जीवाणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यह क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं। उसके बाद एक्टिनोमाइसीट, फिर कवक और फिर शैवाल आते हैं। अब जो है वजन के आधार पर, अब बात करें अपने वजन के आधार पर, तो वजन के आधार पर, वजन के आधार पर क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा होते हैं वजन, भार के आधार पर, भार सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म जीवों में किसका, कौन से सूक्ष्म जीव का भार सर्वाधिक पाया जाता है, तो कवक होते हैं, उसका भार है जो सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद आता है जीवाणु, कवक और जीवाणु, फिर आता है एक्टिनोमाइसीट, और उससे कम शैवाल। ये सामान्य मृदा में संख्या के आधार पर थे, और ये सामान्य मृदा में भार के आधार पर सर्वाधिक कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो भार के आधार पर पाए जाते हैं कवक, और संख्या के आधार पर जीवाणु। भार के आधार पर पहले नंबर पर कवक, उससे कम वजन किसका आता है, जीवाणु का, फिर एक्टिनोमाइसीट और फिर शैवाल। जैसे ये मृदा है, इसमें ये पाए गए हैं अपने सूक्ष्म जीव। तो इसमें क्या आता है, जो संख्या होती है, ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें संख्या के आधार पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। लेकिन वजन के आधार पर क्या पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और इनका वजन क्या होता है, जीवाणु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा में जो कवक है वो क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं, फिर जीवाणु, फिर शैवाल, और फिर एक्टिनोमाइसीट। तो ये क्या है इनका क्रम। अब जो शुष्क मृदा है, शुष्क मृदा,
शुष्क मृदा में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? एक्टिनोमाइसीटी। एक्टिनोमाइसीटी क्या पाए जाते हैं शुष्क मृदा में? सर्वाधिक करते हैं। और जो जुटे हुए खेत होते हैं उनमें जो सुगंध आती है वो किसके द्वारा आती है? एक्टिनोमाइसीटी के द्वारा आती है जुटे हुए खेत में। उसके बाद आ गया जीवाणु, फिर कवक और 4 नंबर पर शैवाल। अब जो शुष्क मृदा, शुष्क मृदा कौन सी मृदा होती है? जहां पर वर्षा की कमी होती है, और या क्षारीय मृदा, शुष्क मृदा या क्षारीय मृदा। क्योंकि शुष्क मृदा कौन सी होती है? क्षारीय मृदा ही होती है। जैसे अपने जो शुष्क मृदा जैसे अपने राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो क्षारीय मृदा पाई जाती है, क्षारीय मृदा होती है। अगर अपने नॉर्मल बात करते हैं तो अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और उदासीन मृदा की बात करते हैं। तो जो अम्लीय मृदा है उसमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? कवक पाए जाते हैं। और जो क्षारीय मृदा है उसमें एक्टिनोमाइसीटी पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीटी। और उदासीन मृदा में क्या पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो जीवाणु होते हैं। वो कौन सी मृदा में सर्वाधिक पाए जाते हैं? उदासीन मृदा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये अपने थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जो सामान्य मृदा है उसमें सर्वाधिक जो संख्या के दाखिल होते हैं उसमें जीवाणु होते हैं सर्वाधिक, उससे कम एक्टिनोमाइसीटी, फिर कवक और फिर शैवाल आते हैं। और सामान्य मृदा में जो वजन की अगर अपने बात करते हैं तो उसमें सर्वाधिक कवक आते हैं, फिर जीवाणु, उससे कम एक्टिनोमाइसीटी और फिर शैवाल। अम्लीय मृदा की बात करें तो अम्लीय मृदा में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? कवक पाए जाते हैं, उससे कम जीवाणु होते हैं, उसके बाद शैवाल और लास्ट में क्या बचता है? एक्टिनोमाइसीटी। और शुष्क मृदा या अपने क्षारीय मृदा भी बोल सकते हैं, तो इसमें सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? एक्टिनोमाइसीटी पाए जाते हैं, और फिर जीवाणु, कवक और शैवाल आते हैं। तो ये अपने थोड़ा याद कर लेना कि कौन कौन से जीवाणु हैं, उनकी जो अधिकता किस मृदा में पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो अपने कृषि है। तो कृषि के अंदर कौन कौन से जो यंत्र है जिसका अपने यूज करते हैं, या रीडिंग निकालने के लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो अपने बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडलीय दाब है जो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब है जो उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है वह 2015 में आईसीआर के एग्जाम में पूछा गया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर यंत्र है जो जिसका उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं अपने पौधे की वृद्धि की। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्रिस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। मृदा में
नमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए टेंसियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? टेंसियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब जो वर्षा जल है, वर्षा जल को मापने के लिए रेन गेज होता है, जो रेन गेज क्या होता है? ऐसे एक संरचना होती है, जैसे बोतल होती है, इसके ऊपर क्या लगी होती है? कुप्पी लगी होती है। ये अपने वर्षा वाले स्थान पर रख दी जाती है और कितने टाइम में कितना जल एकत्रित होता है तो उसकी क्या है, रीडिंग नोट कर ली जाती है। उसे क्या बोलते हैं? रेन गेज बोलते हैं। अब जो अपने वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है या लाइसोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर या लाइसोमीटर का उपयोग किया जाता है वाष्प सघन को मापने के लिए। इसका यूज किया जाता है फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है वाष्प को सघन मापने के लिए। अब वायु की गति को मापने के लिए, वायु की गति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाएगा। एनीमोमीटर क्या होता है? जैसे ये होता है, इसमें क्या लगी होती है? ऐसे गोलियां लगी होती है गोल गोल, और ये क्या है? ऐसे ऐसे गति करता है। तो यहाँ पे एक मीटर लगा होता है जिसमें क्या आती है? रीडिंग आती रहती है, ठीक है। और जो इसके उचित समय होता है उसमें इसकी रीडिंग नोट कर ली जाती है। कौन सा मीटर होता है? वो एनीमोमीटर होता है। और वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है? विंड वैन यंत्र का यूज किया जाता है। विंड वैन क्या होता है? ऐसे होता है, उससे इस प्रकार से बना होता है। यह क्या होता है? थोड़ा भारी होता है, यह हल्का होता है। तो इससे अपने को क्या पता चल जाता है? हवा की जो दिशा है उसका निर्धारण हो जाता है। तो ये यंत्र कौन सा होता है? विंड वैन होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? बैरोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। पौधों की वृद्धि क्रिस्कोग्राफ के द्वारा ज्ञात की जाती है। मृदा नमी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? टेंसियोमीटर के द्वारा। वर्षा जल रेन गेज के द्वारा। वाष्पीकरण इलेक्ट्रोमीटर या लाइसोमीटर के द्वारा। वाष्प सर्जन है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और अपेक्षित आर्द्रता, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो अपेक्षित आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। अपेक्षित आर्द्रता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और जो अपने मृदा का घनत्व होता है, मृदा घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो पिकनोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पिकनोमीटर, तो ये आपके एग्जाम के लेवल में क्या है? इंपॉर्टेंट है, जो यंत्र है ये कई बार पूछ लिए जाते हैं।